इस वीडियो में हम बिहेवियरलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म ये पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अपनाए जाने वाले दो इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस हैं। अप्रोच का मतलब होता है एन आउटलुक और अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को देखने का एक नज़रिया या किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का एक तरीका। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का अपना एक सब्जेक्ट मैटर है। पॉलिटिकल साइंस से जुड़े जो स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सोसाइटी के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। सोसाइटी में मौजूद जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल साइंस के इस सब्जेक्ट मैटर को, दैट मीन्स सोसाइटी के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को या पॉलिटिक्स को स्टडी करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, किस तरह हम पॉलिटिक्स को या सोसाइटी में होने वाले जो पॉलिटिकल फिनोमेना है उन्हें किस तरह हम बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कई तरीक़ों से आंसर किया जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करते हैं या पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए आप किस मेथड को यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके अप्रोच के ऊपर। आपका अप्रोच ट्रेडिशनल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है और पोस्ट बिहेवियरल भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के इन्हीं अप्रोचेस को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले ट्रेडिशनलिज्म और बिहेवियरलिज्म को समझेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा वहाँ पे हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आप तक कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहूँगा। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ा है। UGC नेट JRF एग्ज़ाम और UPSC पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में पॉलिटिकल साइंस के टोटल 6 यूनिट्स को डिटेल में कवर किया गया है। ये 6 यूनिट्स हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन 6 यूनिट्स को मिलाकर इस कोर्स में 175 से भी अधिक लेक्चर्स हैं और ये सभी लेक्चर्स मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं। पूरे कोर्स का ड्यूरेशन 100 आवर्स से भी अधिक है और इस कोर्स में मैंने ये कोशिश की है कि हर टॉपिक के ऊपर आपको एक कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकूं। इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोर्स अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है। ओके, तो आइए अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। ट्रेडिशनलिज्म, बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आने वाले ये 3 इंपॉर्टेंट अप्रोच हैं। ओके, जैसा कि हमने अभी देखा, इन्हें हमें अब डिटेल में समझना है। लेकिन इन अप्रोचेस को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें हमेशा आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये तीनों अप्रोचेस पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट की हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये तीनों अप्रोचेस पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट की हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के बिगनिंग में ट्रेडिशनल अप्रोच एक डोमिनेंट अप्रोच था पॉलिटिकल साइंस में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बिहेवियरल अप्रोच आया और फिर ये एक डोमिनेंट अप्रोच बना और 1960s के एंड में पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच पॉलिटिकल साइंस में एक डोमिनेंट अप्रोच बनता है। ट्रेडिशनल अप्रोच के क्रिटिसिज्म के रूप में बिहेवियरल अप्रोच आया और बिहेवियरल अप्रोच के क्रिटिसिज्म के रूप में पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आया। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखना है कि किसी नए अप्रोच के आने के बाद जो ओल्ड अप्रोच था वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गया। आज भी पॉलिटिकल साइंस के कई स्कॉलर्स, आपको ऐसे कई स्कॉलर्स मिलेंगे जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच को अपनाते हैं। कई स्कॉलर्स आज भी बिहेवियरल अप्रोच को अपनाते हैं और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच को भी फॉलो करने वाले स्कॉलर्स आपको मिलेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने भी देखा, बिहेवियरल अप्रोच जो है ये ट्रेडिशनल अप्रोच की क्रिटिसिज्म के रूप में डेवलप हुआ और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच बिहेवियरल अप्रोच की क्रिटिसिज्म के रूप में डेवलप हुआ। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच को समझना चाहते हैं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म को समझना चाहते हैं, तो इससे पहले हमें बिहेवियरलिज्म को समझना होगा और इसी तरह बिहेवियरलिज्म को समझने से पहले हमें ट्रेडिशनलिज्म को समझना होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच को समझना होगा। तो आइए ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ट्रेडिशनलिज्म के अप्रोच के अंतर्गत हम पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत हमारा जो
फोकस ऑफ स्टडी होता है वो होता है इंस्टीट्यूशंस। हमारा मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या होता है? इंस्टीट्यूशंस। इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच को इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच को इसलिए इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है, इसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी कहा जाता है। फ्रैंक गुडनाउ ट्रेडिशनल अप्रोच को अपनाने वाले थिंकर्स में एक है फ्रैंक गुडनाउ। इनके अलावा आप वुड्रो विल्सन को भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं। फ्रैंक गुडनाउ ने 1904 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में दिए गए अपने स्पीच में कहा कि फ्रैंक गुडनाउ कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप, दैट मीन्स पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर है इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टेट। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टेट, दैट मीन्स स्टडी ऑफ स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट को एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं और एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट की तरह स्टेट को ट्रीट करके इसे एनालाइज करते हैं, इसे स्टडी करते हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ओके, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत जब कभी भी हम इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं, ओके, तब हम उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े उस इंस्टीट्यूशन के लीगल एस्पेक्ट को, ओके, उस इंस्टीट्यूशन के लीगल एस्पेक्ट को, उस इंस्टीट्यूशन के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को हम डिटेल में एनालाइज करते हैं। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत इंस्टीट्यूशंस के स्टडी के साथ साथ हम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट और हिस्ट्री की भी स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडियन जुडिशरी को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच को अपनाते हुए अगर हम इंडियन जुडिशरी को स्टडी करना चाहते हैं, तब जुडिशरी से जुड़ा हमारा जो स्टडी होगा वो बेसिकली जुडिशरी से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड होगा। पहला, जुडिशरी का लीगल एस्पेक्ट। हम सबसे पहले जुडिशरी के लीगल एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज में जुडिशरी से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस मौजूद हैं, इसे हम स्टडी करेंगे। ओके, दूसरा होगा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, इंस्टीट्यूशन का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन के रूप में किस तरह से हिस्टोरिकली इवॉल्व किया है। और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट, जुडिशरी जो ओवरऑल गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, इस ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में जुडिशरी कैसे फिट बैठता है, ये हम स्टडी करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में ट्रेडिशनलिज्म के अप्रोच के अंतर्गत हम बेसिकली इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं और इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने के दौरान हम इंस्टीट्यूशंस के लीगल एस्पेक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। हमारा फोकस होता है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ये हमारा फोकस होता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच अपने अंदर हिस्ट्री के स्टडी को, लॉ के स्टडी को, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टडी को भी इंक्लूड करता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरल अप्रोच का डेवलपमेंट, बिहेवियरलिज्म का डेवलपमेंट ट्रेडिशनल अप्रोच के क्रिटिसिज्म के रूप में होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच के क्रिटिसिज्म के रूप में होता है। बिहेवियरल अप्रोच को अपनाने वाले जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका कहना था कि ट्रेडिशनल अप्रोच पूरी तरह से एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं है और इसलिए पॉलिटिकल साइंस को अगर हम सही मायने में एक साइंस बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस को सही मायने में साइंस बनाने के लिए पहला रिक्वायरमेंट है ट्रेडिशनल अप्रोच को रिजेक्ट करना और इसके जगह पे पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल फिनोमेना के स्टडी के लिए बिहेवियरल अप्रोच को अपनाना। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस में ट्रेडिशनल अप्रोच का क्रिटिसिज्म हुआ। क्यों? इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच, ये माना गया कि ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। ओके, और इसलिए पॉलिटिकल साइंस को पूरी तरह से साइंटिफिक बनाने के लिए, सही मायने में एक साइंस बनाने के लिए, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने के लिए बिहेवियरल अप्रोच को अपनाने की बात की गई। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्यों ऐसा कहा गया कि बिहेवियरल अप्रोच ही सही मायने में एक साइंटिफिक अप्रोच है और बिहेवियरल अप्रोच को अपना कर ही, पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरल अप्रोच को लाकर ही हम पॉलिटिकल साइंस को एक ट्रू साइंस बना सकते हैं। ओके, ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, बिहेवियरल अप्रोच एक कोशिश थी, बिहेवियरल अप्रोच का पॉलिटिकल साइंस में आना ये एक कोशिश थी पॉलिटिकल साइंस को नेचुरल साइंसेस की तरह बनाने की। नेचुरल साइंस का मतलब क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी नेचुरल साइंसेस हैं और पॉलिटिकल साइंस को नेचुरल साइंस की कैटेगरी में लाने की एक कोशिश थी पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरल अप्रोच का आना। ओके, देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये नेचुरल साइंस हैं। यहाँ पर हम नेचर को स्टडी करते हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स को ट्रूली साइंटिफिक कहा जाता है, ये ट्रू साइंसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं।
अब बात फिजिक्स की कर ले, केमिस्ट्री की कर ले, बायोलॉजी की कर ले, ये सभी सब्जेक्ट ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। ओके, फैक्ट जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, इस तरह के फैक्ट के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। इन सब्जेक्ट्स में जो बातें कही जाती हैं, जो थ्योरीज दी जाती हैं, जो थ्योरीज बिल्ड की जाती हैं, जो यहाँ पे प्रपोजिशंस दिए जाते हैं, जो लॉस बनते हैं, इन सभी को हम ऑब्जर्व, इन सभी को हम ये सभी फैक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं और इसलिए इन थ्योरीज को, इन लॉस को हम प्रूव कर सकते हैं। इनके पीछे एविडेंस होता है, इसलिए इन सब्जेक्ट्स को ट्रूली साइंटिफिक कहा जाता है। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बिहेवियरलिस्ट अप्रोच को अपनाने वाले जो स्कॉलर्स आए, उन्होंने कहा कि अगर पॉलिटिकल साइंस को हमें ट्रूली साइंटिफिक बनाना है तो हमें पॉलिटिकल साइंस में उन्हीं चीज़ों को स्टडी करना है जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा स्टडी का बेसिस क्या होना चाहिए? हमारे स्टडी का बेसिस होना चाहिए फैक्ट्स। ओके, पॉलिटिकल साइंस में भी अगर हम फैक्ट के बेसिस पर स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में अगर हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सके, जिन्हें हम टेस्ट कर सके, तब पॉलिटिकल साइंस को भी साइंस बनाया जा सकता है, नेचुरल साइंस की तरह साइंस बनाया जा सकता है। बेसिकली इन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का मानना था, इन बिहेवियरल अप्रोच को अपनाने वाले इन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का मानना था कि जिस तरह नेचुरल वर्ल्ड में फैक्ट्स पहले से मौजूद होते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में हम इन फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं और इन फैक्ट्स के बेसिस पर हम नॉलेज को बिल्ड करते हैं, ठीक इसी तरह बिहेवियरल थिंकर का कहना है कि ठीक इसी तरह हमारे पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी कई पॉलिटिकल फैक्ट्स मौजूद होते हैं। ओके, पॉलिटिकल साइंस का काम है इन फैक्ट्स को स्टडी करना, ओके, इन फैक्ट्स को ढूंढना, इन फैक्ट्स को स्टडी करना। हमारे पॉलिटिकल, देखिए, बिहेवियरल थिंकर्स कहते हैं कि जिस तरह नेचुरल साइंसेस नेचुरल वर्ल्ड में मौजूद फैक्ट्स को स्टडी करते हैं और उन फैक्ट्स के बेसिस पे नॉलेज को बिल्ड करते हैं, इसी तरह पॉलिटिकल वर्ल्ड में पॉलिटिकल साइंटिस्ट का काम क्या है कि इस पॉलिटिकल वर्ल्ड में उन फैक्ट्स को ढूंढना, पॉलिटिकल फैक्ट्स को ढूंढना और उनके बेसिस पर नॉलेज को बिल्ड करना। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये पॉलिटिकल फैक्ट्स क्या है? देखिए, फैक्ट का मतलब ये होता है वो चीज़ जिसे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर सके। ओके, फैक्ट आपके दिमाग में नहीं होता, फैक्ट ये कोई आइडिया नहीं होता, ये आपसे बाहर एग्जिस्ट करता है, ये कोई आइडिया नहीं होता, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, फैक्ट आपसे बाहर एग्जिस्ट करता है, आप इसे ऑब्जर्व करेंगे। फैक्ट, इसलिए फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स कहा जाता है क्योंकि ये आपसे बाहर एग्जिस्ट करता है, इसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो पॉलिटिकल वर्ल्ड में हम किस चीज़ को फैक्ट कहेंगे? देखिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सभी फैक्ट्स नहीं है, ये सभी आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सभी इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, ये हमारे माइंड का प्रोडक्ट है, इन्हें हम बनाते हैं, इन्हें हम सोच के बनाते हैं, इन्हें भी हम फैक्ट्स नहीं कह सकते। ओके, लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस के भीतर, अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इन इंस्टीट्यूशंस के भीतर जो लोग मौजूद हैं, जिन्हें हम पॉलिटिकल एक्टर्स कहते हैं, ये पॉलिटिकल एक्टर्स रियल होते हैं और इन पॉलिटिकल एक्टर्स का जो बिहेवियर होता है वो रियल होता है। हम इन पॉलिटिकल एक्टर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, हम इन पॉलिटिकल एक्टर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं और जब हम इन पॉलिटिकल एक्टर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, ओके, केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे, तब हम देख पाएंगे कि इनके बिहेवियर में एक रेगुलरिटी है, तब हम इनके बिहेवियर में एक रेगुलरिटी देख पाएंगे, एक पैटर्न देख पाएंगे। और इन पॉलिटिकल एक्टर्स के बिहेवियर में मौजूद ये जो रेगुलरिटी है, ये जो पैटर्न है, ओके, इसे ही पॉलिटिकल फैक्ट कहा जाता है। ओके, बिहेवियरल थिंकर्स इसे ही पॉलिटिकल फैक्ट कहते हैं और कहते हैं कि इन्हीं पॉलिटिकल फैक्ट्स, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, पॉलिटिकल एक्टर्स का जो बिहेवियर है, इन बिहेवियर्स में जो हमें रेगुलरिटी, जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, यही पॉलिटिकल फैक्ट्स है और इन्हीं के बेसिस पर हम अगर नॉलेज को बिल्ड करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो वो जो नॉलेज होगा वो साइंटिफिक होगा। ओके, तो बिहेवियरल अप्रोच के अंतर्गत पॉलिटिकल एक्टर्स का बिहेवियर ही हमारे स्टडी का फोकस होता है, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरल अप्रोच जो है ये एक डोमिनेंट अप्रोच बना, तो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी शिफ्ट कर गया। पहले पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था इंस्टीट्यूशंस, और बिहेवियरल अप्रोच के आने के बाद पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर हो गया ह्यूमन बिहेवियर।
ह्यूमन बिहेवियर, यही वो पॉलिटिकल फैक्ट्स है। अगर आप पॉलिटिकल वर्ल्ड को देखें और पॉलिटिकल वर्ल्ड में आप कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करें तो आपको क्या मिलेगा? ह्यूमन बिहेवियर, पॉलिटिकल एक्टर्स का बिहेवियर। ओके, ह्यूमन बिहेवियर में जो रेगुलरिटी है यही पॉलिटिकल फैक्ट्स का काम करती हैं और इन्हीं के बेसिस पे हमें नॉलेज को बिल्ड करना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जो नॉलेज हम बिल्ड करेंगे वो नॉलेज साइंटिफिक होगा। ओके, बिहेवियरल अप्रोच के कुछ की फीचर्स की अगर हम बात करें, कुछ डिफाइनिंग एलिमेंट्स की अगर बात करें तो वो क्या होंगे, आइए इसे देखते हैं। पहला, बिहेवियरल अप्रोच के तहत पॉलिटिकल साइंस में स्टडी का फोकस पॉलिटिकल एक्टर्स और उनके बिहेवियर्स होते हैं। ओके, जैसा कि हमने अभी देखा कि बिहेवियरल अप्रोच के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस में स्टडी का फोकस पॉलिटिकल एक्टर्स और उनके बिहेवियर होते हैं। बिहेवियरल अप्रोच पॉलिटिकल साइंस को एक वैल्यू फ्री साइंस या एक वैल्यू फ्री सब्जेक्ट बनाने की बात करता है। देखिए, वैल्यू फ्री होने का मतलब है वैल्यू न्यूट्रल होना, और वैल्यू न्यूट्रल होने का मतलब है पॉलिटिकल साइंस में हम किसी भी तरह के नॉर्मेटिव क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे। वैल्यू फ्री होने का मतलब है, वैल्यू न्यूट्रल होने का मतलब है किसी भी तरह के नॉर्मेटिव क्वेश्चन को डील नहीं करना। नॉर्मेटिव क्वेश्चन यानी कि ऐसे क्वेश्चन जैसे कि इसमें पूछा गया हो कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम नॉर्मेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस सब्जेक्टिव होते हैं। क्यों हम इस तरह के क्वेश्चंस को पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के अंतर्गत नहीं रखेंगे? क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब इनका कोई एक फिक्स्ड डेफिनेट आंसर नहीं होता, और इसलिए इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेस बनाकर हम अगर नॉलेज को बिल्ड करते हैं तो वो नॉलेज साइंटिफिक नहीं होगा। ओके, वो नॉलेज साइंटिफिक नहीं होगा। साइंटिफिक कब कहलाएगा, कोई भी नॉलेज साइंटिफिक कब कहलाएगा? जब हमारा जो बेस है, स्टडी का फोकस है, वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स है। लेकिन ये जो नॉर्मेटिव इश्यूज हैं, नॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स नहीं, ये सब्जेक्टिव होते हैं इन नेचर, और इसलिए इनके बेसिस पे अगर हम नॉलेज बिल्ड करते हैं तो वो साइंटिफिक नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि पॉलिटिकल साइंस को वैल्यू फ्री बनाने की ज़रूरत है, वैल्यू न्यूट्रल बनाने की ज़रूरत है। ओके, बिहेवियरल अप्रोच वैसे थ्योरीज को बिल्ड करने की बात करता है जिन्हें हम टेस्ट कर सकें। ओके, और इसलिए यहाँ पर हाइपोथेसिस बिल्डिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इन सभी के ऊपर जोर दिया जाता है। इसके बाद थ्योरी बिल्डिंग और थ्योरी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से सोफिस्टिकेटेड टूल्स को बोरो किया जाता है। इन सब्जेक्ट्स में यूज़ किए जाने वाले टेक्निक को बोरो किया जाता है और फिर इसे यहाँ पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। ओके, 1967 में डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म के मीनिंग को समझाते हुए एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल का नाम था द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। 1967 में डेविड ईस्टन ने यह आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में डेविड ईस्टन बिहेवियरलिज्म के 8 इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। बिहेवियरलिज्म के ये जो 8 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसे डेविड ईस्टन कहते हैं 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो आइए देखते हैं कि डेविड ईस्टन के द्वारा बताए गए बिहेवियरलिज्म के ये 8 फीचर्स या 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स क्या है। ओके, पहला है रेगुलरिटीज, मतलब पॉलिटिकल एक्टर्स के बिहेवियर को अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें, हम उनके बिहेवियर में पैटर्न ढूंढ सकते हैं और इस पैटर्न के बेसिस पर हम थ्योरीज बिल्ड कर सकते हैं, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जो बिहेवियर है वो फ्यूचर में कैसा होगा। इसे रेगुलरिटी कहा गया। ओके, इसके बाद वेरिफिकेशन, बिहेवियरल अप्रोच को फॉलो करते हुए जो थ्योरीज बिल्ड की जाएंगी उन्हें टेस्ट करने की ज़रूरत होगी, उन्हें वेरीफाई करने की ज़रूरत होगी कि ये थ्योरीज सही है या गलत है। इसे वेरिफिकेशन कहा गया। इसके बाद टेक्निक पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी बिल्ड करने के लिए सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक टेक्निक को यूज़ की जाने की बात की। ओके, डेटा कलेक्शन की टेक्निक, ओके, थ्योरी टेस्टिंग की टेक्निक, सर्वे रिसर्च, इन्हें यहाँ पर यूज़ की जाने की बात की। फिर एक क्वांटिफिकेशन, मतलब हम जो भी थ्योरी बिल्ड करेंगे वो प्रॉपर मेजरमेंट पर बेस्ड होना चाहिए। मतलब अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो अपने रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड हमें वेरिएबल्स चुनने होंगे और फिर इन वेरिएबल्स के मेजरमेंट के बेसिस पर हमें थ्योरी बिल्ड करना होगा। इसके बाद है वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ का मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस में जो साइंटिफिक स्टडी होगी वो वैल्यू न्यूट्रल होगी। यहाँ पर हम एथिकल, मॉरल, नॉर्मेटिव क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे। फिर सिस्टमेटाइजेशन, पॉलिटिकल साइंस में जो रिसर्च होगी उन रिसर्च के द्वारा एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को बिल्ड किया जाएगा। और 7th पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, प्योर साइंस। प्योर साइंस का मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस में जो रिसर्च होंगे, ओके,
जो थ्योरीज बिल्ड की जाएंगी, जो स्टडीज़ होंगी, इन रिसर्च का एम, इन थ्योरीज का एम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बिल्ड करना होगा। जो थ्योरीज बनेगी वो सिर्फ नॉलेज को बिल्ड करने के पर्पज से बनाई जाएंगी। पॉलिटिकल साइंस में जो नॉलेज है, जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसे इंक्रीज करने के पर्पज से बनाई जाएगी, नॉलेज को बिल्ड करने के पर्पज से बनाई जाएगी। मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो रिसर्च होंगे, उन रिसर्च का एम कभी भी किसी पॉलिटिकल या सोशल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना नहीं होगा। ओके, जो रिसर्च होंगी वो अप्लाइड नहीं होंगी। रिसर्च का एम सिर्फ नॉलेज बिल्ड करना होगा, रिसर्च अप्लाइड नहीं होंगी। इसलिए इसे प्योर साइंस कहते हैं। इसलिए पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाने की बात यहाँ पे कही गई। दैट मीन्स पॉलिटिकल साइंस में जो रिसर्च होंगी, उन रिसर्च का एम कभी भी किसी पॉलिटिकल के सोशल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना नहीं होगा। मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो थ्योरीज होंगी, जो थ्योरीज बिल्ड की जाएंगी, वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड नहीं होंगी। इन थ्योरीज को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं बनाया जाएगा। क्लियर। 8th पॉइंट है इंटीग्रेशन। मतलब पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज को बाकी सोशल साइंस के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो ये 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स की बात करते हैं डेविड ईस्टन। ओके, अपने इस आर्टिकल में कुछ और इंपॉर्टेंट बिहेवियरलिस्ट थिंकर्स हैं। रॉबर्ट ढाल बिहेवियरलिज्म को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि बिहेवियरलिज्म क्या था। बिहेवियरलिज्म एक प्रोटेस्ट मूवमेंट की तरह था। पॉलिटिकल साइंस में ट्रेडिशनल अप्रोच के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट मूवमेंट की तरह था। कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियरलिस्ट थिंकर्स और उनके वर्ड्स इस तरह हैं। आर्थर बेंटले, इनकी बुक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ग्राहम वल्लास, इनकी बुक थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। चार्ल्स मेरियम, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियरलिस्ट थिंकर हैरोल्ड लासवेल, इनकी 2 इंपॉर्टेंट बुक है साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो इस तरह हम बिहेवियरलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम बिहेवियरलिज्म तक ही अपने डिस्कशन को सीमित रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए